ओम। आज मैं नशाखोरी और उसका उन्मूलन के विषय पर चर्चा करूंगा और मैं उम्मीद करता हूं यदि आप इसको उचित और सही माने तो इसको सब्सक्राइब भी अवश्य करें। नशाखोरी और उसका उन्मूलन के बारे में हम जब अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि नशा प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। आरंभ में रोगों के इलाज के लिए औषधि के रूप में खोज की होगी। मादक द्रव्यों का बाद में लोगों द्वारा इसका उपयोग औषधीय, मनोरंजन, ध्यान, मनन, प्रसन्नता, दर्दनाशक के रूप में किया जाता रहा है। इतिहास बताता है कि साधु संत, श्रेष्ठ मानव, वैद्य, हकीम आदि लोगों को नशे से दूर रहने के लिए कहते रहे। आदर्श राजाओं ने दंड का प्रावधान भी किया है, कानून भी बनाए हैं, लेकिन फिर भी नशा बराबर चलता रहा है। फर्क केवल इतना आया कि राज सत्ता राजस्व के लोभ में आकर नशेड़ियों के साथ जा मिली और नशों के खुद व्यापारी बन गए। साधु संत समझाने वाले कम रह गए और नशीले पदार्थों के व्यापारी अधिक हो गए। यदि कोई सामाजिक संस्था नशा बंद करने का काम करती है तो उसका दमन किया जाता है। आज नशा की आदत आम लोगों तक पहुंच गई है। पिछले दिनों हरियाणा में स्वर्गीय बंसीलाल की सरकार शराब के नाम पर बनी थी और शराब के नाम के ऊपर ही खत्म हो गई, टूट गई। आज पंजाब के आंकड़े देख सकते हैं किस प्रकार पंजाब नशे में फंस गया है। एक ताजा सर्वेक्षण से पता चलता है कि दिल्ली सहित भारत के 11 शहरों का सर्वे किया गया, जिसमें 2000 नौजवानों ने भाग लिया। इनकी उम्र 15 वर्ष से 19 वर्ष के बीच की थी। उसमें पता चला कि 45% नौजवान नशे के आदी हैं। जिस तरह से प्रति वर्ष नशा की रफ्तार बढ़ रही है, आगे आने वाले 10 वर्षों में 2 गुना हो जाएगी। जरा सोचो, यदि हमारा युवा वर्ग नशे का इतनी आदी हो गया तो 21वीं सदी का क्या होगा। भारत की सीढ़ी पर होगा। नशा माफिया के पास इतनी ताकत है कि अब सरकार और प्रशासन अपने को उनके सामने बोना समझने लगा है, क्योंकि अधिकतर राजनेताओं को उनके पैसे के आधार पर चुनाव लड़ना होता है। प्रशासनिक अधिकारियों को उसका कमीशन जाता है। एक शराब की बोतल जो 6 रुपये में तैयार होती थी या 6 रुपये में तैयार होती है, वो 50 रुपये में बेची जाती है। अब उसकी कीमत और अधिक हो गई है। इस मुनाफाखोरी में सभी की हिस्सेदारी रहती है। देश में केवल शराब माफिया ही नहीं, तंबाकू माफिया, दवा माफिया, कोल्ड ड्रिंक माफिया
आदि सभी की अपनी सत्ता है और सभी का प्रशासन और सत्ता पर शिकंजा कसा रहता है। यदि सरकार चाहे तो भी नशा मुक्त भारत बनाना आसान नहीं रहा है। मैं अध्ययन से प्राप्त कुछ आंकड़े दे रहा हूं, जिससे पता चला है कि नशीले पदार्थों के कारण जनता का कितना आर्थिक दोहन हो रहा है। देश में प्रतिदिन 150 लाख गैलन शराब का सेवन हो रहा है और 150 अरब रुपए की शराब बिकती है। देश का हर चौथा व्यक्ति शराब का सेवन कर रहा है। सन 1939 में आबकारी राजस्व 2 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़ करके 15,000 करोड़ रुपए हो गया। शराब के कारण यौन अपराध, बलात्कार, चोरी, सेंधमारी, मोटर वाहन की चोरी, सड़क दुर्घटना, डकैती, मारपीट, तलाक आदि हो रहे हैं और भयंकर रोग जैसे अंग का बेकाबू होना, मंदबुद्धि होना, अमाशय में सूजन, पीलिया, पेट का अल्सर, मधुमेह, लीवर का कैंसर जैसे रोग शरीर को खोखला कर रहे हैं। यदि आपको धूम्रपान के आंकड़ों के बारे में बताया जाए तो विश्व में प्रति वर्ष 25 लाख और भारत में 8 लाख लोग जान गंवाते हैं। फेफड़ों के कैंसर के 10 मरीज में से 9 मरीज धूम्रपान के कारण होते हैं। एक सिगरेट पीने से मनुष्य की आयु 5 मिनट कम होती है। 60 वर्ष की आयु में 7 वर्ष कम आयु हो जाती है। विश्व में प्रतिदिन 12 अरब पौंड तंबाकू की खपत हो रही है। एक अनुमान के अनुसार धूम्रपान करने वाला एक व्यक्ति पूरे जीवन में 1 लाख रुपए धुएं में उड़ा देता है। जो लोग धूम्रपान नहीं करते वे भी दूषित वातावरण में 10 से 15 सिगरेट के बराबर धुआं अपने शरीर में ले जाते हैं। तंबाकू में निकोटिन नामक पदार्थ मुख्यतः होता है। यदि निकोटिन की एक बूंद खरगोश के कान में डाल दी जाए तो खरगोश 3 मिनट में मर जाएगा और मनुष्य 4 से 5 मिनट में मर जाएगा। यदि आपको ड्रग संबंधी आंकड़ों का वर्णन किया जाए तो WHO के आकलन के अनुसार विश्व भर में 7.5 लाख व्यक्ति हीरोइन का, 48 लाख व्यक्ति कोकीन का, 18 लाख व्यक्ति बार्बिचूरेट का सेवन करते हैं। ड्रग मार्फत या ड्रग्स मादक द्रव्यों को 5 श्रेणियों में बांटा गया है। जैसे नंबर 1 अफीम, मार्फिन, फीथिडीन, मेथाजेन,
कोडेइन, हीरोइन, होल्ट विजन, डाम्पेज पॉप्स और दूसरी किस्म के अवसाधक समूह में बार्बिचूरेट्स, प्रशांतक, वेलियम, ब्रीमियम, मेथाकोलोन, अल्कोहल, कलोल, हाइड्रेट और तीसरे प्रकार के उद्दीपक समूह में निकोटीन, एम्फेटाइना, इम्फेटाइमेंस, कोफीन, मेथाम्फेटामाइन, मेथिओप्थैलेट और चौथे समूह के अंदर जो विभ्रम उत्पादक समूह आते हैं एलसीडी, पीसीपी, मेस्कालीन और पांचवें समूह में जिन नशों को लिया जाए कैनाबिस समूह में मिर्जुआना, हशीश, चरस, गांजा, भांग आदि आते हैं। ड्रग मुख्य रूप से रोग निवारक दवाइयों के रूप में प्रयोग होते रहे हैं, लेकिन अब इनमें नशीली घातक तत्व मिश्रित व इनकी नशीली अक्षमता को कई गुना बढ़ा दिया गया है। भारत में ड्रग के अतिरिक्त शराब, अफीम, तंबाकू का सेवन होता है। सन 1993 में भारत में 12 लाख व्यक्ति हीरोइन के और 45 लाख व्यक्ति अफीम के व्यसनी थे। अब ये कई गुना बढ़ गए हैं। भारत में 500 से अधिक घातक दवाइयां बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा बेची जा रही है, जो अमेरिका, यूरोप के देशों में प्रतिबंधित हैं। केंद्र सरकार बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दबाव में बिकने दे रही है। इन दवाइयों के सेवन का प्रभाव यह होता है, व्यक्ति माइग्रेन का इलाज कराने जाता है और दिल का रोग साथ ले आता है। भारत में 85% एलोपैथिक दवाइयाँ बहुराष्ट्रीय कंपनियों के चंगुल में हैं। डॉक्टर भी मुनाफा कमाने कमीशन के चक्कर में इन्हीं दवाओं का प्रयोग करवाते हैं। यदि सामाजिक संगठन शोर मचाते हैं और सरकार प्रतिबंध लगाती है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां न्यायालयों में सत्याग्रह आदेश ले आती है। जैसे 1983 में भारत सरकार ने बेल्डोना, एनाल्डीन आदि पर प्रतिबंध लगाया, तो एस्प्रो मैनर्स कोर्ट ने सत्याग्रह आदेश ले आई और अब भी यह बिना किसी रोक टोक के बिक रही है। माफिया ने दवाइयों पर लगे प्रतिबंध से बचने का तरीका निकाल रखा है। वे प्रतिबंधित दवाओं का ब्रांड नाम बदलकर उन्हें फिर बाजार में बेचना शुरू कर देते हैं। भारत में इस समय 515 दवाएं हैं जो बाजार में 3000 नामों से बिक रही है।
इनमें से कुछ दवाइयों पर विदेशों में प्रतिबंध है, मगर ये भारत में बेची जा रही है। इसी प्रकार अरबों रुपए विदेशों में जा रहे हैं। इसी प्रकार शीतल पेयजल है जो सीधे रूप में हमें मीठा जहर पिला रहे हैं। 5 रुपए का कोल्ड ड्रिंक्स 20 रुपए में बेचा जा रहा है। डुप्लीकेट पेयजल का धंधा तो और भी तेजी से चल रहा है। कोल्ड ड्रिंक्स में विद्यमान लीडेना, डीडीटी, मेलेथिनियम फैलाता रहा है। फास्फोरिक एसिड दांतों पर असर डालता है, हड्डियों को कमजोर करता है। कोल्ड ड्रिंक से पेट में जलन, खट्टी डकारें, दिमाग में सनसनाहट, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आदि पैदा होता है। पेय पदार्थ तो ऐसा है कि पैसे दो और रोग खरीदो। दूसरी तरफ भारतीय पेय पदार्थ छाछ, जौ का सत्तू, खांड का शरबत, नींबू की शिकंजी, संतरे, आम, अनार, गाजर का जूस, दूध, फल मिश्रित बर्फ आदि को मार्केट पूरी तरह फैला, यानी इसके बारे में पूरी तरह से फेल हो रही है। इससे भारत में औसतन 2 लाख लोग बेरोजगार हो रहे हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि नशीले पदार्थों, एलोपैथिक दवाओं, शीतल पेय पदार्थों का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा जाल सा बिछा रखा है और इसका समाधान यह हो सकता है कि जन साधारण या जन जागरण किया जाए, जिससे ये नशीले पदार्थ और कोल्ड ड्रिंक स्वेच्छा से छोड़े। सभी धर्म और सभी वर्गों में मिलकर आवाज उठानी चाहिए और सरकार ने भी कठोर कानून बनाने चाहिए। आर्थिक आज़ादी पाने के लिए संघर्ष करने के लिए जागरूक करना होगा। महिलाओं को जन जागरण में आगे आना होगा। भारत में साधु संत नशे को छोड़ने का उपदेश देते रहे हैं। आज भारत में 2 लाख साधु बेकार बैठे हैं। उन्हें इसके जन जागरण में प्रचार करना चाहिए। टीवी चैनल, स्कूल, कॉलेज आदि में प्रचार करके नशा मुक्ति का आंदोलन चलाना चाहिए। हमें देखने को मिल रहा है कि लाखों नवयुवकों का स्वास्थ्य गिर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी अपने मन की बात में कहा था कि नशा से पैदा होने वाले धन आतंकवादियों की गोली से निकलता है।
अर्थात आतंकवाद का जनक भी नशा है। हमारे प्रधानमंत्री जी महात्मा गांधी और महर्षि दयानंद जी की जन्मभूमि के संबंध रखने वाले, उन्हें इसे राष्ट्रीय स्तर पर बंद करना चाहिए। आज आवश्यकता है इससे भौतिकवादी युग में हम युवा साथियों में नैतिकता, ईमानदारी, परोपकारी जैसे गुण पैदा करें। राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक अभियान चलाए जाने चाहिए। मैं चीन का उदाहरण देकर यहाँ कुछ बताना चाहता हूँ। प्रथम महायुद्ध और द्वितीय विश्व महायुद्ध के बीच में चीन के अंदर अफीम का व्यापार होता था, जिससे अधिकतर जनता नशे की लत में पड़ गई। अंग्रेजी सरकार चीन को नशे का आदी बना रही थी। पैसा विदेशों में जा रहा था, नवयुवक नशे का आदी हो रहा था और बेकार हो रहा था। जापान जैसे देश ने चीन में अपने कॉलेज और विश्वविद्यालय चालू किए और पैसों में डिप्लोमा डिग्री बांटनी शुरू कर दी, और चीन के नवयुवक पैसों में डिग्रियां लेकर के प्रशासन में सिफारिश से भर्ती होने लगे। बुद्धिजीवी व्यक्ति प्रशासन में नहीं रहे, कोई नया प्रोग्राम देने वाला नहीं था। चीन का प्रशासनिक ढांचा फेल हो गया, भूखमरी आ गई और बेरोजगारी बढ़ गई, अत्याचार व अंधविश्वास बढ़ गया, और परिणाम यह रहा कि लोग सड़कों पर उतर आए और माओ तुसे तुम के नेतृत्व में चीन के अंदर क्रांति आई और सत्ता परिवर्तन करना पड़ा। यदि भारत आज जागरूक नहीं हुआ, नशा मुक्ति भारत बनाने की तरफ कोशिश नहीं की गई, तो हमारे नवयुवक रास्ता छोड़ सकते हैं। हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि सब मिलकर स्वस्थ भारत का निर्माण करें। यदि एक व्यक्ति को नशीले द्रव्यों से दूर करता है तो भी नशा मुक्त भारत बन जाएगा। ओम शांति शांति शांति।